तैयारी शुरू। उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। 2009 बैच के 18 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर प्रमोट किए गए। बिहार के पूर्वी चंपारण के रमपुरवा गांव में एक निजी स्कूल संचालक की बदमाशों ने हत्या कर दी। बदमाशों ने 6 गोलियां मारी थी। आपके मंत्री और विधायकों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से की मुलाकात। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य पर व्यक्त की गहरी चिंता। आप पंजाब अध्यक्ष अमर अरोड़ा ने कहा, पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। दिल्ली चुनाव से पहले सियासत जारी। कांग्रेस नेता ने आप पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा में आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना हमारी भूल होगी। यूपी के ललौली कस्बे में 185 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद को कमेटी का कहना है कि जहां पर 180 साल नमाज पढ़ी वह अवैध कैसे हो सकती है। अगले 2 दिनों तक वर्षा व हिमपात होने की संभावनाएं। मौसम विभाग की माने तो 27 व 28 दिसंबर को मध्य व पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना। महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हैं। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी भी पूरी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी भी जायजा ले रहे हैं। कजाकिस्तान में अजरबैजान एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ था। इस घटना में 38 लोग मारे गए जबकि 29 लोग बचने में कामयाब रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया, जिसमें हम अगले 1 घंटे तक बात करेंगे आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अहम खबरों की। हर वो छोटी और बड़ी खबर, गांव और शहर से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे और विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं बड़ी अहम खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अगर बात की जाए तो आज राष्ट्रव्यापी वीर बाल दिवस उत्सव मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस उत्सव में भाग लेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में भारत मंडपम में उत्सव का आयोजन किया गया। आज भारत मंडपम में राष्ट्रव्यापी उत्सव वीर बाल दिवस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यह कार्यक्रम आज 12 बजे के आसपास रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज यानी 26 दिसंबर 2024 को दोपहर करीब 12 बजे के लिए यह समय निर्धारित है और नई दिल्ली के जो भारत मंडपम है वहां पर यह वीर बाल दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें खुद वो हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम मोदी बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करेंगे और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भी संबोधित करने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ भी करेंगे और आपको बता दें इस अभियान की अगर बात की जाए तो इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करके पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। राष्ट्र के प्रति साहस और संस्कृति को बढ़ावा देना, युवा लोगों को जोड़ने, इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी। तो बिल्कुल माई गवर्नमेंट और माई भारत पोर्टल के जरिए ये किया जाएगा। वीर बाल दिवस राष्ट्रव्यापी आज उत्सव होना है 12 बजे के आसपास। पीएम मोदी उत्सव में हिस्सा लेंगे। आज दोपहर 12 बजे वहां पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी बच्चों को देश के भविष्य की नींव के रूप में सम्मानित करेंगे। तो आज का बहुत खास कार्यक्रम है, खास तौर पर बाल वर्ग के लिए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी वहां पर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य पोषण संबंधी सेवाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करके और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
पोषण संबंधी परिणामों और कल्याण में सुधार करना है। राष्ट्र के प्रति साहस और संस्कृति को बढ़ावा देना भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। युवा लोगों को जोड़ने, इस दिन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्र के प्रति साहस और समर्पण की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश भर में कई पहलें भी शुरू की जाएंगी आज के दिन से। माई गवर्नमेंट और माई भारत पोर्टल के जरिए इंटरएक्टिव क्विज सहित ऑनलाइन प्रतियोगिताओं की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। विद्यालयों, बाल देखभाल संस्थानों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कहानी सुनाना, इसके साथ साथ और भी चीजें शामिल हैं। रचनात्मक लेखन, पोस्टर बनाना जैसी दिलचस्प गतिविधियों को आयोजित जो है वो किया जाएगा। कार्यक्रम में पीएमआरबीपी के विजेता भी मौजूद रहेंगे, उन्हें भी वहां पर हौसला बढ़ाया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ वीर बाल दिवस को लेकर ये कुछ खास बातें हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो यहाँ आज वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। और यहाँ पर आपको ये वीर बाल दिवस की अहमियत बताते हैं, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों की शहादत को जो है वो याद किया जा रहा है, वीरता को जो है याद किया जा रहा है और उनके लिए ये दिन समर्पित है। और बाबा जोरावर सिंह और उनके छोटे भाई 5 साल के जो बाबा फतेह सिंह थे, यानी गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बच्चे शहीद हुए थे, उनको याद करके ये दिन समर्पित किया गया है और बच्चों के बीच ये दिन बनाया जाएगा। जागरूकता जो है उनके बीच फैलाई जाएगी और यहाँ पर कई सारी प्रतियोगिताएं भी रखी जाएंगी। तो फिलहाल संदीप गोयल इस कार्यक्रम को लेकर हमें जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जरा कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि भारत मंडपम में यह कार्यक्रम होगा और खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे। बिल्कुल शीतल, देखिए आज करीब 12 बजे का समय रखा गया है जब भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बाल वीर के रूप में जो है बच्चों को संबोधित किया जाएगा। और इस का कार्यक्रम का उद्देश्य सीधे तौर पर बच्चों को प्रतियोगिताओं से जोड़ना है, उनकी संस्कृति के बारे में बताना है, उनके कल्चर के बारे में बताना, उनको पौष्टिक आहार कैसे मिल सके, उसको कैसे वो खाएं और अपने आप को स्वस्थ रख सके, इस बात की जो है जिम्मेदारी भी जो है भारत के होने के नाते जो है हम बड़े लोगों को बनती है। तो ऐसे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं और उनको संबोधित करते हुए और कई सारे ऐसे चीजों की जानकारी उन बच्चों को देने का काम करेंगे ताकि वो अपने भविष्य को बना सके। और साफ तौर पर इसका उद्देश्य भी कहीं ना कहीं यही है कि अगर हम आज बच्चों को अगर जागरूक कर पाए तो आने वाला समय, जो आने वाला भविष्य है, वो कहीं ना कहीं सुधर सकता है। सीधे तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके रूबरू होंगे और क्या क्या बातें जो है देखने को मिलेंगी, क्या क्या बातें सुनने को मिलेंगी, एक दिलचस्प होगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बच्चों को पौष्टिक आहार से लेकर उनकी संस्कृति, उनको आगे बढ़ाने के लेकर ये जो है जरूर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर संदीप, कितना ज्यादा जरूरी है इस दिवस की अगर बात की जाए, अभी शहीदियां जो है वो चल रही है और ये दिन समर्पित करना खुद में एक बहुत बड़ी बात है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहल कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काबिले तारीफ बिल्कुल है। और बच्चे, जब हम कहते हैं कि हमारे देश की नींव है, उनको हमें शिक्षित करना है, तो स्वस्थ रखना है, तो ऐसे में उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके बीच होंगे तो यकीनन उन बच्चों का उत्साह और उनमें जोश देखने को मिलेगा। और जो चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको समझाने या जागरूक करने का काम करेंगे, वो अमूमन उनको जो है समझने का भी काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर कई ऐसे पोर्टल जो है बताए जाएंगे कि कैसे आप उन पर जाकर बच्चों को और भी ज्यादा शिक्षित या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें या फिर प्रतियोगिताओं से जुड़ी हुई चीजों को जानकारी दे सकते हैं। तो ये बहुत तमाम चीजों का जिक्र वहाँ पर किया जा सकता है ताकि आने वाले समय में बच्चों का सीधा असर जो है उस पर पड़े और वो जो है आने वाले अपने भविष्य को सुधार सके, अपने आप को स्वस्थ रह सके और एक नए भारत की नींव जो बच्चे जो होने वाले हैं वो एक अच्छे मार्गदर्शन पे आगे चल सके। संदीप, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देश में बनाना, उसको क्रिएट करना, खास तौर पर युवाओं के लिए और युवाओं के हौसला अफजाई के लिए, वो पीएम मोदी से अच्छा शायद कोई नहीं जानता। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कई क्षेत्रों में कैसे पीएम मोदी ने कंधे से कंधा मिलाकर उनको हौसला बढ़ाया है। चाहे वो जीत हो, हार हो, चाहे वो नासा का अंतरिक्ष जब हम असफल रहे थे उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने उनका पीठ थपथपाया था, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम जीत के आए उनका पीठ थपथपाती है, हार के आए तब भी उनके साथ शामिल होती है। तो ये तमाम जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देश के अंदर बनाना है,
वो बनाया जा रहा है और युवाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आप देश के भविष्य हैं, आप सशक्त होंगे तो हमारा देश भी सशक्त होगा। बिल्कुल, देखिए हमने इस तरह के कार्यक्रम बहुत देखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और वो जब जो उनको उत्साह और उनको प्रोत्साहन भरने का काम करते हैं तो अमूमन कहीं ना कहीं जीत मिलती हुई भी नजर आती है। हमने देखा कि कैसे खिलाड़ियों के बीच वहां पर पहुंच जाते हैं और उनको बिल्कुल। जो है अपना एक एक संदेश देने के साथ साथ, उनको आशीर्वाद देने के साथ साथ उनको एक भरोसा दिलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में अब बच्चों के बीच होंगे, जो है ये माना जा सकता है कि बच्चे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे तो एक नई जोश, एक नई लहर उनमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, और उसका सीधा फायदा बच्चों के भविष्य और उनके एक संदेश देने का जो काम करेंगे उसको सुनने के बाद एक नया जोश उनमें बच्चों में आ सकता है, और उसी उसका प्रेरणा जो है बच्चों को बनेंगे। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सीख होगी बच्चों के लिए, और उसको लेकर वो जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा चीजें जो है निकल कर सामने आ सकती हैं। आज क्या संदेश होगा बाल वर्ग के लोगों के लिए, खास तौर पर जो वहां पर बच्चे पहुंचेंगे, उनके लिए क्या खास मूल मंत्र पीएम मोदी द्वारा दिया जाएगा, और खास तौर पर उनके जो अभिभावक वहां पर पहुंचेंगे, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों को कैसे तैयार करना है अपने बच्चों के प्रति, वो भी पीएम मोदी करते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज का जो भाषण जो संबोधित जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं वो बेशक दिलचस्प होने वाला है कि कैसे उन बच्चों को, उन बाल बच्चों को जो है समझाने या सिखाने के काम प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह से पोषण से जुड़ी हुई जानकारी, चाहे वो कैसे भोजन करें, कैसे सुबह अपनी दिनचर्या का शुरुआत करें, कैसे जो है नई नई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें, अपनी शिक्षा पर, अपने गुरु के प्रति कैसे ध्यान दें, ताकि उनकी चीजों को, सिखाई हुई चीजों को आप जो है समझ सकें और अपने जीवन में उनको ला सकें। इन तमाम चीजों का जिक्र हो सकता है। साथ ही परिवार वालों को, जो अभिभावक हम पहुंचेंगे तो ये उनको भी समझाने का काम किया जाएगा कि कैसे बच्चों को तैयार किया जा सके एक नए भारत की नई नींव रखने के लिए। उनको आज से ही अनुशासित के साथ साथ एक अपने संस्कृति की जानकारी दी जाए उसको। इन तमाम चीजों का जिक्र कहीं ना कहीं हो सकता है। और बाकी सभी, आज जो है 12 बजे का समय रखा गया है, प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे तो उन बच्चों को जरूर संबोधित करेंगे और एक नई शिक्षा, एक नया जो है चीजों को सुनने का बच्चों को मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप, ये जानकारी के लिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल यहां पर की गई है। अब जरा बात करेंगे दिल्ली चुनाव को लेकर, जहां पर दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस आप पर हमलावर हो चुकी है और कांग्रेस नेता अजय माकन ने गंभीर आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर। अपना सहयोगी दल राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों गठबंधन के रूप में है, ये दोनों दल एक ही गठबंधन में है, यानी इंडिया गठबंधन में है। लेकिन जब बात दिल्ली की आती है तो दोनों दल बिखरते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज है। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना ये हमारी भूल थी, ये जो है कांग्रेस नेता अजय माकन के द्वारा कहा गया है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो जब से महिला सम्मान योजना और साथ ही साथ संजीवनी योजना का ऐलान किया है, वे रजिस्ट्रेशन शुरू की है, कांग्रेस भी हमलावर होती हुई आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है, जहां साफ तौर पर इसे एक फर्जीवाड़ा जो है कांग्रेस की तरफ से करार दिया गया। और यहाँ पर सरकारी विभागों का स्कीम से इनकार जो है वो कांग्रेस ने किया। और यहाँ पर कहा गया है कि फ्रॉड किंग जो है वो केजरीवाल है। अजय माकन की तरफ से ये बड़ा बयान जो है दिया गया है। तो साफ तौर पर कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने उठाए सवाल, अरविंद केजरीवाल को देश का फ्रॉड किंग यानी सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। तो देखिए कांग्रेस किस तरह से तंज कस रही है। माकन ने कहा अगर केजरीवाल को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो वो शब्द फर्जीवाल होगा। देखिए ये सोशल मीडिया पर हमने देखा था, अब नेता भी कह रहे हैं। बिल्कुल, साथ ही कहा लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी। देखिए किस तरीके से अब बयानबाजी जो है वो सामने आ रही है इस चुनावों से पहले। कांग्रेस ने जारी की आप और बीजेपी के खिलाफ श्वेत पत्र। इससे पहले भी बीजेपी आरोप पत्र लेकर आई थी आम आदमी पार्टी। 12 पॉइंट्स का व्हाइट पेपर रिलीज जो है वो कर दिया गया है, जिसमें ये श्वेत पत्र है। व्हाइट पेपर का टाइटल मौका मौका हर बार धोखा रखा गया था। 12 पॉइंट के व्हाइट पेपर में आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार को टारगेट किया गया है। साफ तौर दोनों ने अपने वादे पूरे नहीं किए, ये कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस अपना पंच यहां पर खेलने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियां प्रदूषण, नागरिक सुविधाएं और कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का प्रबंधन नहीं कर पाई है। तो ये सीधा हमलावर कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है। माकन बोले केजरीवाल ने अब तक जन लोकपाल लागू नहीं किया है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था।
ये लगातार कांग्रेस जो है वो सवाल उठाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पे व्हाइट पेपर जो है वो भी जारी किया है। उज्जवल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। उज्जवल, आम आदमी पार्टी इस वक्त फंसती हुई नजर आ रही है, हालांकि मजबूत है दिल्ली के अंदर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी हमलावर हो रहे हैं, कांग्रेस का भले ही जनाधार ना हो, लेकिन कांग्रेस का ये टारगेट आम आदमी पार्टी पर, इसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो फायदे की गुंजाइश है वो बीजेपी के लिए बन रही है। उज्जवल, बिल्कुल ठीक शीतल। देखिए, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही समय का शेष वक्त बचा है और अब जुबानी जंग के साथ साथ राजधानी दिल्ली में सियासत जो है वो और ज्यादा दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में देखिए देखा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ जो है आरोप पत्र जारी किया था और इसी कड़ी में अगर आप कल देखेंगे शीतल, तो कल कांग्रेस जो कि 2013 में दिल्ली में सत्ता में काबिज थी, उस समय जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से कुछ भूलें हुई, जिसके बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आई, ऐसा खुद अजय माकन ने बताया। फिर उसके बाद अगर आप कल की ही बात अगर करें तो कल जो है वो आरोप पत्र जो है वो केंद्र सरकार जो मौजूदा सत्तारूढ़ भाजपा है उसके खिलाफ और साथ ही दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ जो है वो श्वेत पत्र निकाला। 12 श्वेत पत्र है पहले पेज पे। उसके बाद अगर आप उसको पीछे पलटेंगे तो पीछे 8 पॉइंट्स और है, जो उसके बाद फर्दर जो सब पॉइंट्स में जो है उनको डिवाइड किया गया है और सीधे तौर पर जो है वो अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया है। और कहीं ना कहीं अजय माकन ने सीधे तौर पर बताया कि जिस तरीके से जब 2013 में वो सत्ता से गए थे, अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे, तो उस वक्त पहली गलती जो है वो कांग्रेस पार्टी से हुई। 40 दिन की जो सरकार थी उनके साथ उन्होंने गठबंधन किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी गलती हुई कांग्रेस पार्टी से जब अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें गठबंधन हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं दिल्ली का जो ये हाल है ये हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि अब देखिए क्या आप लोग दिल्ली में जो चुनाव होने वाले अभी अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या आलाकमान अगर बोलता है आप लोग साथ लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर जो है वो मना कर दिया कि अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ राजधानी दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। और उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को अगर एक वर्ड में बता रहा हूँ कि वो क्या है, तो उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के सबसे बड़े जो है वो फर्जी है, फर्जी किंग है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है उनको फर्जीवाल कहना बेहतर होगा। बिल्कुल उज्जवल, यहाँ पर कल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वहाँ ये भी बयान सामने आया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है वो पूरा एक फ्रॉड है, डिजिटल फ्रॉड है, और जिस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रही है, वोट की गिनती जो है वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू की जा रही है। तीसरी बात ये कही कि आम आदमी पार्टी की ये पूरी हरकत जो है एक फर्जीवाड़ा है। अब फर्जीवाला केजरीवाल को भी कहा गया, तो ये किस तरीके से कांग्रेस अपने ही गठबंधन में पार्टी को जब अटैक कर रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसका फायदा उठाएगी? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर रूपाली, ये सब बिल्कुल सीधी बात है, समझने वाली बात है। जितनी कांग्रेस जो है राजधानी दिल्ली में मजबूत होगी, उतना फायदा अगर किसी पार्टी को होगा तो वो भाजपा को होगा। भाजपा कहीं ना कहीं इसी मौके में है कि कांग्रेस जो है वो ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि भाजपा भी चाहती है कि वो दिल्ली की सत्ता से 30 साल से गायब है। तो ये जो इस बार का मौका है, जिस तरीके से शीतल हम कल बात कर रहे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। देखिए कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस हो सकता है इस बार अगर मजबूत होती है तो इसका जो सीधा फायदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहती है कि दिल्ली में सत्ता में आए, और आम आदमी पार्टी के लिए भी ये करो या मरो वाली स्थिति हो रखी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के आप राष्ट्रीय संयोजक के पद देखेंगे तो कई जो है इस समय उनके ऊपर जो है वो मुकदमे हो रखे हैं, FIR हो रखे, चाहे उसके उनके ऊपर घोटालों की भी बात हो वो हो रखी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके थे मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर भी जो है कहीं ना कहीं कई आरोप जो है वो लगे हुए हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय अच्छा मौका है कि वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सके, और वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मजबूत हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी तो उसका सीधा फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं वो सीधे तौर पर देखिए 2013 से पहले जो थे वो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे उज्जवल कहा जा सकता है कि कांग्रेस कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौका हर पार्टी के पास है, लेकिन इस मौके पे चौका कौन मारेगा ये दिलचस्प है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन।
चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर संबल मुद्दे को लेकर बात होगी और संबल के चंदौसी में कायाकल्प का काम जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर बांके बिहारी मंदिर को अस्तित्व में लाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बावड़ी कुओं की खुदाई लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए संभल का मामला प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ी खबर लेकर आता है और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि JK 24 और JK मीडिया की टीम आप तक हर खबर पहुंचाए संभल से। और इसी को लेकर हिंसा के बाद देखिए ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प हो रहा है। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और उसके बाद जो ऐतिहासिक स्थल वहां पर पाए गए थे उनको लगातार वहां पर जो है वो अस्तित्व में लाया जा रहा है। और इसके साथ ही चंदौसी में भी ऐसे स्थलों की कायाकल्प कराया जा रहा है। वहां बावड़ी की खुदाई भी की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, बांके बिहारी मंदिर की जमीन पर किया गया कब्जा हटाकर मंदिर को पुनः अस्तित्व में लाने की तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ संबल की अगर बात की जाए तो चंदौसी में लगातार जो है वो अब कायाकल्प का काम शुरू हो चुका है। बांके बिहारी मंदिर का खुदाई का कब क्या हुआ था ये भी आपको बताते हैं, जहां 21 दिसंबर को बावड़ी की खुदाई शुरू की गई थी। तो 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश होना है। इसके बाद 22 दिसंबर को यहां 5 फीट की खुदाई हुई थी। खुदाई में जमीन के अंदर भवन का स्ट्रक्चर मिला। 23 दिसंबर को खुदाई के बाद तस्वीरें और ज्यादा साफ हो गई और कुछ वहां पर दिखा भी। तब वहां जमीन के अंदर लंबी सुरंग दिखाई दी और उसके बाद लगातार खुदाई का काम जो है अभी तक जारी है। 24 दिसंबर को टीम ने करीब 7 फीट तक खुदाई की। अभी भी बावड़ी का बड़ा हिस्सा नीचे दबा हुआ है, जिसको लेकर और जो है लोग लाए जा रहे हैं ताकि खुदाई का काम जल्दी किया जाए। जिला प्रशासन ने यहां आगे भी खुदाई जारी रखने का फैसला लिया है। तो देखिए कल ASA की टीम भी वहां पर पहुंची थी और ASA के अधिकारियों ने मौके पर जाकर वहां पर तस्वीरें भी ली और जायजा भी लिया। लगातार संभल के चंदौसी लक्ष्मणगंज मोहल्ले में बावड़ी कुएं की जो खुदाई है वो लगातार जारी है और यहाँ पर जो लोग हैं, अब बावड़ी जो कुआं है वो कहीं ना कहीं दर्शकों का एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो दर्शक हैं, जो लगातार जो लोग सुन रहे हैं, जिनको सूचना मिल रही है, अब ये बावड़ी कुआं आकर्षण का केंद्र बन गया है। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं पूरा दृश्य, किस तरह से कितनी यहाँ भीड़ भाड़ है और कितने लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार जो है यहाँ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सुरक्षा के लिए, क्योंकि काफ़ी खुदाई हो चुकी है, सुरक्षा व्यवस्था हेतु यहाँ पर PSC तैनात की गई है। PSC बल को यहाँ बुलाया गया है और लगातार यहाँ पर तैनाती की जा रही है, क्योंकि कोई गिर ना जाए, किसी के चोट ना लग जाए, किसी को किसी तरह की हानि ना हो, क्योंकि जो नगर पालिका की मेन पावर है वो यहाँ पर लगाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दृश्य दिखाएं बावड़ी कुआं का, किस तरह से खुदाई हुई है, किस तरह से जो है लगातार खुदाई की जा रही है और एक सुरंगनुमा है। कैमरामैन से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि जो सुरंगनुमा है, कितने कमरे अब नीचे जो है धरातल पर खुदाई चलते चलते, क्योंकि लगातार कई दिन बीत चुके हैं और वो लाल पत्थर दिखाई देने लगा है। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के निवासी, उनका दावा है कि ये कई मंजिल नीचे बताया जा रहा है, क्योंकि मशीनरी प्रक्रिया जो है वो चल नहीं पा रही है और मशीनरी प्रक्रिया इसमें काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि प्रशासन जो अधिकारी है उनका कहना है कि स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मशीनरी की जो मेन पावर है, मशीनरी को हटाया गया है और मेन पावर को लगाया गया है। कैमरामैन लगातार दिखाते रहे, किस तरह से देख सकते हैं आप तसलों से जो मिट्टी है उसकी खुदाई हो रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को तसले से पहुंचाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी जीरो ग्राउंड पर मेहनत की जा रही है, उसके बावजूद यहाँ पर खुदाई हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर मशीनरी काम नहीं कर पा रही है। नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं जो नगर पालिका के कर्मचारी, जो मेन पावर है, उनको हेलमेट दिया गया है, जिससे किसी तरह की कोई उनको हानि ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन एक बार पीछे दिखाएं किस तरह से जो मलबा निकाला गया है। यहाँ पर देखिए कितनी भारी तादाद में यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है और लगातार मलबे की छटनी की जा रही है, उसमें से पत्थर भी निकाला जा रहा है, क्योंकि इसकी भी देखा जाएगा कि जो ईंट है, जो पत्थर है, वो कितने दिन से यहाँ पर है और लगातार ये चीजें जो हैं देखिए निकाली जा रही है। लगातार अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं, मलबे को बाहर निकालकर जो पत्थर है, ईंटें हैं, उनको अलग कराया जा रहा है, उनको संरक्षित किया जा रहा है।
एक बार कैमरामैन इधर से फिर दिखाएं सीढ़ियों से किस तरह से यहाँ पर जो है खुदाई अभी भी चालू है, खुदाई लगातार की जा रही है। हालांकि मैन पावर नगर पालिका की लगाई गई है, मैन पावर यहाँ पर काम कर रही है क्योंकि मशीनरी काम नहीं कर पा रही है। तो आप देख रहे हैं जीरो ग्राउंड से ये तस्वीरें, ये बाबली कुएं की हैं। जब से बाबली कुआं सुर्खियों में आया है, लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार यहाँ पर जो चीजें हैं वो हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर, कैमरामैन एक बार इधर से दिखाएं किस तरह से कुआं जो है क्लियर किया जा रहा है और जो बाबली कुएं नाम से जो इमारत निकाली जा रही है, लगातार वहां पर काम हो रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन एक बार दिखाएं, देखिए किस तरह कमरे नुमा एक बिल्डिंग पूरी तरह से दिखाई देने लगी है। बिल्डिंग का पूरा जो रूप है वो दिखाई देने लगा है, लेकिन गहराई कितनी है, कहां तक ये मकान की जो जद है वो पहुंचेगी, ये तो अभी समय लगेगा इसमें, क्योंकि मशीनरी जब काम नहीं कर पा रही तो मजदूर जो मैन पावर लगाए गए नगर पालिका के उनके द्वारा काम हो रहा है, तो इसमें समय जरूर लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कितने दिन में ये क्लियर हो पाएगा। ये काफी समय की बात है, क्योंकि इसमें मशीन काम नहीं कर पा रही तो जल्दी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ये अभी इसमें समय जरूर लगेगा। हालांकि यहाँ के जो अधिशासी अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी बताया कि इस तरह से अगर काम होगा तो महीनों लगेंगे इसे क्लियर करने में, क्योंकि इसके अंदर जो मलबा है वो भारी तादाद में है, ज्यादा है। आप देख सकते हैं पुलिस कर्मियों को, जो लोग हैं उनको हटाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा का मामला है बेहद अब गंभीर, मतलब यहाँ सीरियस स्थिति इसलिए है कि जो गहराई है वो काफी हो गई है। नीचे मैन पावर काम कर रही है तो कहीं ईंट है, पत्थर है, कहीं गिर ना जाए, किसी के चोट ना लगे, इसलिए पुलिस कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। पीएससी बल यहाँ पर लगाया गया है, जो लोग हैं आने वाले उनकी सुरक्षा के लिए, और जो मैन पावर काम कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए। तो लगातार जो चीजें हैं हम आपको जीरो ग्राउंड से पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। आप देख सकते हैं कि जो खुदाई है वो बरकरार जारी है, कई दिन बीत जाने के बाद भी यहाँ पर जो खुदाई है वो लगातार चल रही है, और नगर पालिका की मैन पावर यहाँ पर खुदाई कर रही है। मैन पावर को यहाँ पर लगाया गया है, लगातार खुदाई का काम जो बाबरी कुआं है वहां पर चल रहा है। अब आने वाले समय में ये क्लियर होगा कि आखिर यहाँ पर स्वामित्व किसका है। तरह तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं, और जो रानी का जो दावा बताया जा रहा था, जो सिपरा थी उनका दावा बताया जा रहा था, लेकिन जो यहाँ के जिन्होंने शिकायत किया उनका कहना है कि वो इसकी स्वामित्व उनका नहीं है, वो पूरी तरह से गलत दावा कर रही हैं। अब ये देखने वाला समय बताएगा कि आने वाला समय निश्चित होगा कि आखिर इस पर स्वामित्व और दावा किसका होगा। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ जीरो ग्राउंड से JK 24/7 न्यूज के लिए विजेंद्र सिंह, संभल। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां पर 18 आईएएस अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। 18 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर प्रमोट हुए हैं। देखिए, बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक फेरबदल इसे कहा जा सकता है, जिसमें कई सारे अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें 2009 के ये सभी 18 आईएएस अधिकारी हैं, और लखनऊ उत्तर प्रदेश 2009 बैच के 18 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर प्रमोट हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बड़ा फेरबदल अधिकारियों की प्रमोशन को लेकर देखने को मिला है, जहां पर 18 आईएएस अधिकारी सचिव पद पर प्रमोट किए गए। बिल्कुल, देखिए, ये 2009 बैच के सभी आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें प्रमोट किया गया है, और प्रमोट करके अब उनके पास एक नई जिम्मेदारी दी गई है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके कंधों पर दी गई है, जो इस देश को चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आईएएस इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा जिसे कहा जा सकता है, और इसे उत्तीर्ण करने पर देश का सबसे बड़ा पद भी आईएएस ऑफिसर को ही मिलता है, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जहां पर बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में स्कूल संचालक की हत्या कर दी गई है, बदमाशों ने मारी 6 गोलियां। ये इस वक्त की बड़ी खबर, स्कूल के संचालक की हत्या जो है वो बिहार में बदमाशों के द्वारा कर दी गई है, और स्कूल संचालक की मौके पर ही मौत जो है वो वाकया हुई है। पूरा मामला जो है चंपारण का बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, पूर्वी चंपारण का ये पूरा रामपुरवा गांव का मामला है, जहां पर बिहार के पूर्वी चंपारण के रामपुरवा गांव में एक निजी स्कूल संचालक को दौड़ा दौड़ा कर बदमाशों ने सिर, पेट और पैर में 6 गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना के 2 घंटे के अंदर मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं है कि वजह क्या है। घटनास्थल से पुलिस ने 6 कारतूस भी बरामद किए। तो आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपियों का नाम जो है
वो मोहम्मद हसबुद्दीन मियां है और वह इरशाद का पड़ोसी है। इरशाद के घर के सामने आपको बता दें कि सड़क की दूसरी तरफ उसका मकान है और ये पूरा मामला बिहार से सामने आया है। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ है। अमित, बताइएगा क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये वाकया पेश आया और अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मामला पूर्वी चंपारण के डुमरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां एक विद्यालय संचालक की गोली मार के हत्या कर दी गई है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले 24 तारीख को मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण के दौरे पर थे और उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों के विकास को लेकर कई योजनाओं को रखा था। साथ ही वहां की सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर जो है कई दिशा निर्देश जारी किए थे। देखिए, बिहार में अभी कुछ दिन पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने पदभार संभाला है और साथ ही एडीजी कुंदन कृष्णन ने भी जो है पदभार संभाला है। उन्होंने लोगों के सुरक्षा के लिए काफी बड़ी घोषणाएं की है और साथ ही कैसे पुलिस व्यवस्था पटरी पर आए इसको लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों को ये बताते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले पूर्वी चंपारण के एसपी है तो सोन प्रभात, उन्होंने भी अपराधियों के खिलाफ में करीब 100 जेसीबी रोड पर उतारा था और जिसके बाद बड़ी संख्या में अपराधी आत्मसमर्पण किए थे। लेकिन ये घटना जो है स्थानीय लोगों के बीच एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है अमित, यहाँ पर कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए, इस तरीके के अगर हादसे या फिर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जहां पर शरेआम स्कूल संचालक को गोली मार दी जाती है, खौफ का माहौल तो देखने को गुंडों का मिल रहा है, पुलिस का तो डर ही नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वहाँ स्थानीय संचालक है ब्राइट फ्यूचर स्कूल स्कूल है जिसके संचालक रहे हैं मृतक और वो अपने घर से विद्यालय के लिए निकल रहे थे। इसी बीच जो मारने वाले आरोपी हैं तो वो भी इनके पटीदार यानी कि हिस्सेदारी कहे जाते हैं। लेकिन मामला कुछ जमीन विवाद से जुड़ा अभी तक जो सामने आ रहा है। हमारी बात हुई है वहाँ के एसपी से, तो उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़ा मामला हो सकता है, इस पर अनुसंधान चल रहा है और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक है, धन्यवाद आपका अमित इस जानकारी को शेयर करने के लिए। अमित हमारे साथ बने हुए थे। अब जरा बात होगी किसानों की। किसान नेता डल्लेवाल से आपके मंत्री और विधायक मिले, यानी आम आदमी पार्टी के मंत्री और कई विधायक उनसे मिले। डल्लेवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 1 महीने के आसपास का वक्त उनके आमरण अनशन पर हो चुका है। तो बिल्कुल पंजाब सरकार किसानों के साथ है, ये भी बड़ी बात अमन अरोड़ा के द्वारा कही गई है। जहां पर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वहां पर सभी मंत्री किसान नेता डल्लेवाल से मिलने पहुंचे और डल्लेवाल से हड़ताल खत्म करने का आग्रह भी किया गया है। पंजाब सरकार की अगर बात की जाए तो किसानों के साथ है, ये भी बयान अमन अरोड़ा के द्वारा कहा गया और आम आदमी पार्टी के मंत्री और विधायकों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात भी की है। जिस तरीके से लगातार उनका 31वां आज दिन होगा आमरण अनशन का, उनकी तबियत जो है काफी ज्यादा बिगड़ रही है, उनकी इम्यूनिटी जो है डॉक्टर्स के द्वारा कहा गया है कि अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और बीपी जो है बिल्कुल लो लेवल पर है। इसमें उनको इंस्टेंट आईसीयू शिफ्ट किया जाना चाहिए, लेकिन डल्लेवाल टस से मस नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर अब चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पर अभी भी कोई जो कदम है वो सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि किसी की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है और किसान पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। डल्लेवाल लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और जैसे मेरे सहयोगी ने कहा कि 31वां दिन उनके आमरण अनशन का है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जमे हुए हैं, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां भी इनके समर्थन में है। बिल्कुल ठीक है जी, ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल ठीक है। तक बड़ियां सरकारां बन गईयां, किसी ने किसानां दी खुदकशी रोकण लई स्टैप ही नहीं चुके। बिल्कुल ठीक है जी, सोचे ही नहीं। और इस तो भी मैं तो ये कहूँगा कि सरकारां नालों वड्डा दोष साडे लीडरां दा, किसान लीडरां दा, जिन्हां ने इहदे ते कोई नोटिस ही नहीं लिया, लड़े ही नहीं। किसान मर जाता है, भोगते असी बोल देने हैं, सरकारां दे नाल रौला पा लेने हैं, थोड़े बहुते 2 पैसे दवा देने हैं। तो कदे किसी ने ये नहीं सोचा भी कल नूं मरे ही ना कोई। बिल्कुल ठीक है तुहाडी गल।
ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। पंजाब से ब्यूरो चीफ नवदीप छावड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं। नवदीप, बहुत गहरी चिंता हो रही है क्योंकि 31 दिन का वक्त हो चुका है और अब आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, कई नेता उनके समर्थन में पहुंचे, उनसे गुजारिश की है कि आप कम से कम मेडिकल हड़ताल तो कम से कम तोड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल सर, करीब 4:30 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के नेता हैं और खासतौर पर पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा और उनके साथ 4 मंत्री कल खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने डल्लेवाल के साथ मुलाकात की थी। आप वार्तालाप सुन ही रहे हैं। उन्होंने काफी बार गुजारिश की कि आप मेडिकल सुविधा ले लीजिए, आप अनशन पर रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी एक तरीके से सेहत को लेकर जो है वो पूरा पंजाब जो है वो चिंता कर रहा है, इसलिए आपको अनशन जारी रखे, लेकिन मेडिकल सुविधा ले लेनी चाहिए। लेकिन डल्लेवाल ने साफ कहा कि उनकी जिंदगी किसानों के मुद्दों से कई ज्यादा अहमियत रखती है, इसी वजह से वो अनशन नहीं छोड़ेंगे, ना ही वो मेडिकल सुविधा लेंगे। अगर उनकी जान जाती है तो कहीं ना कहीं वो किसानों के लिए काम आएगी, ये कहीं ना कहीं उनका कहना था। लेकिन अभी जो सुबह शीतल खबर निकलकर सामने आ रही कि डल्लेवाल की सेहत जो है अब और ज्यादा बिगड़ रही। कल वो बातचीत थोड़ी कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से वो बातचीत करना भी बंद कर गए। उन्होंने बातचीत नहीं की है किसी के साथ। अगर कोई वो चीज कहना चाहते हैं तो इशारों में वो थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लगातार उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ रहा है। लेकिन इसी बीच आज खनौरी बॉर्डर जहाँ पर है, वहां पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। 11 बजे ये बैठक जो है वहां पर शुरू हो जाएगी, जिसमें पंजाब के जितने ट्रेड यूनियन है, धार्मिक संस्थाएं हैं, इसके अलावा जितनी बड़ी यूनियन है, सामाजिक संस्थाएं, उनके बड़े बड़े प्रतिनिधि जो है वो वहां पर वो शिरकत करेंगे। 30 दिसंबर को पूरे पंजाब को लेकर 7 बजे से लेकर 4 बजे पंजाब बंद रहेगा। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल आ रहा है कि डल्लेवाल की तबियत को लेकर कल भी कहा गया कि दवाइयां लेना जरूरी है, आईसीयू में शिफ्ट करना जरूरी है, और जिस तरीके से ये क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई है, इफ बाय चांस अगर तबियत खराब होती है या कुछ अनहोनी होती है, यहाँ पर क्या लगता है कि ये किसानों का मसला जो है और ज्यादा गुस्से में आएंगे किसान, और ज्यादा मसला खराब होगा, तब सरकार किस तरीके से जवाब देगी? क्योंकि दो तरफा फिर घेराव किया जाएगा, एक डल्लेवाल की सेहत को लेकर या उसके अंजाम को लेकर, दूसरा अपनी मांगों को लेकर। आपने देखा था लगातार 3 दिन इसी मुद्दे पर चर्चा रही कि डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर कैसे उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप किया जाए, कैसे उनको मेडिकल सुविधा दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर डायरेक्शन दी थी पंजाब सरकार को कि उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। अगर वो नहीं भी होना चाहते तो जहां पर वो रह रहे हैं वहां पर मेडिकल सुविधा दी जाए। लेकिन डल्लेवाल और जो बाकी आसपास किसान है, उन्होंने पूरी तरीके से इनकार कर दिया था कि वो सरकार की किसी भी मेडिकल सुविधा जो है वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि वहां पर एक डॉक्टरों की अलग जो टीम है, अमेरिका का हॉस्पिटल, वहां की अलग एक टीम जो है वो डल्लेवाल के आसपास जो है उनका चेकअप डेली करती है, उनकी निगरानी कर रही है। लेकिन आज भी डल्लेवाल जो है वो मेडिकल सुविधा लेना नहीं चाह रहे। खास तौर पर उन्होंने ये साफ कर दिया, और किसानों ने भी एक लिस्ट तैयार कर रखी है, और ये साफ कर दिया गया है कि अगर डल्लेवाल की किसी कारण वहां पर मौत हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाएगा और उनका शव खनौरी बॉर्डर पर रखा जाएगा। लेकिन सरकार को इस बात को लेकर चिंता कि अगर डल्लेवाल की मोर्चे पर मौत होती है तो पूरा पंजाब कहीं ना कहीं जो है वो सुलग सकता है, किसान सड़कों पर आ सकते हैं, तो इससे स्थिति बेकाबू हो जाएगी। लेकिन अब देखना होगा कि धीरे धीरे सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसके बावजूद भी डल्लेवाल को अभी तक खनौरी बॉर्डर से किसी हम कह सकते हैं नजदीकी हॉस्पिटल या फिर वहीं पर एक अस्थायी वार्ड बनाकर शिफ्ट जो है वो नहीं किया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। डल्लेवाल की स्थिति बेहद गंभीर है। अब डल्लेवाल की स्थिति को देखते हुए क्या सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी, ये देखना होगा। इधर अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं नेशनल सिटीजन समिति ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बिल्कुल, इस दौरान बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आदेश अग्रवाल ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे सहयोगी ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह से इस मौके पर खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती के मौके पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। सर, कैसे देख रहे हैं अटल जी का
पूरे देश भर के जीवन पे, अलग अलग लोगों के जीवन पे अलग अलग प्रभाव है। आप कैसे देखते हैं अटल जी के? देखिए, अटल जी का व्यक्तित्व कृतित्व तो ऐतिहासिक था, वैसा नेता नहीं पैदा हुआ। आगे देखिए भविष्य की गर्त में तो अलग बात है, लेकिन उनका जो विदेश नीति थी, जो भारत के लिए थी, जो भारत के लिए उन्होंने काम किए, और जो नारा सबका साथ सबका विकास, वो वास्तव में उसी की देन है। उन्होंने पाकिस्तान को भी एक बार बहुत करारा जवाब दिया। जब पाकिस्तान की मीडिया ने पूछा कि आप अविवाहित हैं, क्या शादी करना चाहते हैं, तो पाकिस्तान से आवाज़ आई कि हाँ, पाकिस्तान से शादी कर लेंगे। तो पाकिस्तान की महिलाओं के कहा हम शादी कर लेंगे, तो उन्होंने कहा हम शादी तो कर लेंगे, लेकिन दहेज में हमें कश्मीर चाहिए होगा। कश्मीर नहीं दे पाए और आज भी पाकिस्तान परेशान है, दुखी है, बहुत दुखी है। लेकिन भारत की एकता अखंडता के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो भारत रत्न है, उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़ी उनकी छवि है, और देश उनके विचारों पर चले। आज 100वीं हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 100 वर्ष के अटल जी का आज 100वां जन्मदिन मनाया गया, और उनको लोग याद करते हैं। और उनका छवि जो थी, उनका कर्तव्य था, व्यक्तित्व था, प्रधानमंत्री के रूप में भी, 13 दिन के रूप में भी, बाद के भी काल में, और भारतीय जनता पार्टी के जो 2 सांसद से 200 तक का सफर और उसके बाद 400 तक का नारा दिया, और मंदिर बनने के बारे में 370 और 35 से हटने के बारे में जो उनकी भविष्यवाणियां थी, सारी पूरी हुई और सब सही निकली। और वास्तव में उनका जीवन में देश के लिए बहुत है। कैसे देख रहे हैं, बार एसोसिएशन ने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, अलग अलग लोग इसमें मौजूद हैं, कितनी जरूरत है ऐसे कार्यक्रम? अब बिल्कुल होना चाहिए। जो कौम, जो समाज, जो देश अपना इतिहास नहीं याद रख पाता, इतिहास नहीं संभाल पाता, ना वो वर्तमान संभाल पाता, ना भविष्य संभाल पाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और निश्चित तौर पर इस तरीके के आयोजन देश में लोगों को स्वावलंबी बनाते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हुए दिखाई देते हैं। सोगी बलदेव के साथ केशव मिश्रा, दिल्ली 24/7 न्यूज, दिल्ली। तो बिल्कुल यहाँ पर मौसम को लेकर भी बात होगी, जहां पर आपको बता दें 27 से फिर करवट बदलेगा मौसम, और यहाँ पर घना कोहरा जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ 30 जिलों में जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर माइनस में पारा जो है वो गिर चुका है। 27 से फिर करवट बदलेगा मौसम, और यहाँ ठंड की जो शीतलहर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते अलर्ट भी जो है काफी जगहों पर जारी किया गया है, और तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई जा रही है। बारिश और बर्फबारी की लगातार संभावनाएं हैं, और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में -, डिग्री में टेम्परेचर पहुंच चुका है। तापमान बहुत कम हो चुका है, जिससे लोग अब ठंड और भी ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे कई जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है, और एक तरफ सैलानी वहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इसका असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। मैदानी इलाकों में जिसमें राजधानी दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इस वक्त जबरदस्त तरीके से शीतलहर नजर आ रही है और अलर्ट भी जारी है। बिल्कुल, पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने का अलर्ट जारी किया है, और यहाँ पर मौसम को लेकर बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है। उमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। उमेश, बताइएगा, उत्तर प्रदेश में मौसम जो है जल्द करवट ले सकता है, क्या कुछ वहां पर मौसम के सूरत हाल है और आगे की क्या कुछ अनुमान है? देखिए रूपाली, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश के 30 ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे देखे जा रहे हैं, और जिस तरह से ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ जगहों पर, कुछ जनपदों में उत्तर प्रदेश के बूंदाबांदी हो सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम का जो पूरा मिजाज है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है, और लगातार जो ठंड है और घने कोहरे हैं वो पूरी तरह से छाए हुए हैं। लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ रहा है। जी उमेश, ठंड से बचने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं और कैसे लोग वहां पर आज जीवन बसर कर रहे हैं? देखिए, ठंड से बचाव के लेकर अलाव की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में, और अधिकारियों को निर्देश है, जिला अधिकारी हैं चाहे नगर आयुक्त हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि अलाव और जिस तरह से ठंड को लेकर जो तमाम रैन बसेरे बसाए जाते हैं उन पे व्यवस्थाओं को मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में ठंड से उसको दिक्कत ना हो, उसको राहत मिले। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जो जिला अधिकारी हैं उनके तरफ से रैन बसेरों को स्थापित किया गया है। साथ ही साथ
जलाव और आग की जलाव के लिए जो है लकड़ियों का प्रबंध किया गया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो ठंड का प्रकोप है वो धीरे धीरे जो ये दिसंबर का महीना है, आखिरी सप्ताह का महीना है, तो ऐसे में जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावना है मौसम की, बारिशों का क्या कुछ अनुमान है? क्योंकि ये भी कहा है कि 27 को तो मौसम बदलेगा, लेकिन 31 के बाद ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए रूपाली, बिल्कुल है, जिस तरह से दिसंबर का आखिरी ये महीना है, तो ऐसे में ये भी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं ठंड में तब्दील होंगी और लगातार जो कोहरे हैं और जो बादल छाने के बात सामने आ रही है कि कई प्रदेश के जिलों में बूंदाबांदी होगी, जिसके कारण ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। अब जरा सीधे मैदान से पहाड़ का रुख करेंगे। मोहम्मद आबिर हमारे साथ शोपियां से जुड़े हुए हैं, वहां की भी हालचाल जानने की कोशिश करेंगे। आबिर, कैसा मौसम है आज का और किस तरह से वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? जी शीतल, जैसा कि सर्दी की लहर दिन ब दिन बढ़ रही है और तापमान में भी गिरावट जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जिला शोपियान में कल रात जो है -9 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर्दी की लहर जो है धीरे धीरे वादी कश्मीर को अपने लपेट में ले रही है। और जैसा कि ये 40 दिन जो चिलिकलान के 40 दिन है ये बड़े कठिन होते हैं, क्योंकि इसमें ये हार्श विंटर होता है। ये 40 दिन इसमें नदी नाले जो या घर में जो स्टोर किया हुआ पानी होता है या पाइप्स वगैरह होती हैं वो सब लग जाती है, जम जाती है, कोहरा लग जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 40 दिन कितने सख्त हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो हालांकि मौसम साफ है, कहीं बादल नहीं है, धूप खिलती है, लेकिन धूप में वो असर नहीं है, धूप की सूरज की उन किरणों में वो असर नहीं है। और यहाँ पे सर्दी की लहरें हर जगह पे अगर हम देखें तो वादी कश्मीर में, खासकर साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में ज्यादा सर्दी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। बिल्कुल, कोहरा भी रहता है, रात में यहाँ कोहरा रहता है, पर जिसके कारण क्रिसमस ईव जो है वो रहा। और गुलमर्ग की अगर बात की जाए या सोनमर्ग, ये काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। कल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें रही? बर्फबारी के हवाले से टूरिस्ट जो सोच कर आ रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है? और क्योंकि 31 दिसंबर के बाद कहा है कि काफी ज्यादा बर्फबारी की संभावना कश्मीर में है, तो वहां की क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की है? क्योंकि लोग जो है भारी मात्रा में आएंगे। जी बिल्कुल, ये तो वादी कश्मीर तो बर्फबारी से ही जानी जाती है। और जब बर्फबारी होती है तो ना हिंदुस्तान के कोने कोने से बल्कि मुल्क के, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं। विंटर गेम्स गुलमर्ग में होती हैं या वहाँ का नज़ारा देखने के लिए भी जो है सयाह आते हैं। इंतजामिया जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है बारामूला की, उन्होंने इस बार जो है बड़े इंतजाम किए हुए हैं सयाहों के लिए, खासकर क्योंकि वहाँ पे जो है विंटर गेम्स भी होती हैं। और खासकर जो वहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए भी गाइडलाइन दी जाती है कि किसी भी सयाह को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मुश्किलात का सामना ना हो। वहाँ पे जो है मेडिकल, छोटे छोटे मेडिकल कैंप्स भी लगाए जाते हैं हेल्थ के रिलेटेड, क्योंकि अनइवन किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए सयाह को तो वहाँ पे जो है फर्स्ट एड मिल सके। वहाँ पे हर जगह हर तरीके की सुविधा जो है वो गुलमर्ग में या सोनामर्ग में या पहलगाम में रखी जाती है, ताकि जो भी सयाह आए वो अच्छी तरह से यहाँ पे जो है वो लुत्फानंदोज हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शोपियां से ये जानकारी साझा करने के लिए। इधर देश भर में इन दिनों प्रचंड सर्दी का सितम जारी है। ऐसे में बढ़ती ठंड से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी उज्जवल कुमार ने आगामी मौसम का हाल जानने के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शोभा सेन राय से खास बातचीत की है। देश के लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों में इस समय ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है तो इस समय कई जगहों पर ऐसी ठंड पड़ रही है कि लोगों को कपकपाहट महसूस हो रही है। आने वाले दिनों में कैसा तापमान रहेगा ये जानेंगे, पूरे देश में मौसम का हाल कैसा रहेगा ये आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के वरिष्ठ साइंटिस्ट डॉक्टर शोभा सेन रॉय मैडम मौजूद हैं। मैम, राजधानी दिल्ली की और उत्तर भारत की खासतौर पर बात करें तो लगातार लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हो रहा है। कहीं गुलाबी ठंड हो रही है तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वाले इलाकों में ज्यादा ठंड का एहसास हो रहा है लोगों को। तो आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहने वाला? देखिए, बहुत सारे सवाल एक साथ कर लिया है, मैं एक एक करके बताती हूँ। पहाड़ों में अभी भी ज्यादा बर्फबारी हुई है कंपेयर टू द प्लेन्स, क्योंकि जितने भी पश्चिम विक्षोभ अब तक निकले हैं काफी शैलो निकले हैं, वो नॉर्थ से गुजरे हैं
प्लेन्स में उसका ज्यादा असर नहीं रहा, टेम्परेचर्स में 1-2 डिग्री गिरावट के अलावा या बढ़ने के अलावा, मगर पहाड़ों में बर्फबारी हुई है जिसके चलते थोड़ा बहुत ठंड पहाड़ों में काफी ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में जैसा अगले 3 से 4 दिन तक आज रियलाइज भी हुई है, अगले 3 से 4 दिन तक सीवियर कोल्ड वेव कंडीशंस रहने की संभावना है। अभी अगर बात करते हैं दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में, तो अभी एक प्लेन्स का अगर बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ, काफी स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ है ये, बट ये सर्कुलेशन बनी हुई है नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर, और ये पश्चिम विक्षोभ धीरे धीरे ईस्टवर्ड मूव कर रही है। ये पश्चिम विक्षोभ के साथ एसोसिएटेड बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर आ रही है पूरा नॉर्थ इंडिया में। आपका एक और चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सिर्फ एक पश्चिम विक्षोभ ही नहीं, साउथ में एक लो प्रेशर सिस्टम बनी हुई है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, जो अभी वेस्ट सेंट्रल और जॉइनिंग साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बैठी है, और उसके एसोसिएटेड एक ईस्टर्ली वेव है। तो ये ईस्टर्ली वेव जितना आगे बढ़ रही है, आपका इंडियन रीजन के अंदर मॉइस्चर ज्यादा आ रही है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से, और ये मॉइस्चर और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज है, इसके चलते आज के लिए हमने थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का चेतावनी जारी किए हैं पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए। आज के बाद ये पश्चिम विक्षोभ हट जाएगी, मगर ये ईस्टर्ली वेव के चलते जो मॉइस्चर आ रही है ये चलती रहेगी, और आगे जाके 26-27 तारीख तक एक और पश्चिम विक्षोभ, स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ आ रही है। इसकी इंटरेक्शन डायरेक्टली ईस्टर्ली वेव के साथ होगी, जिसके चलते हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने का उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि थंडरस्टॉर्म्स के साथ साथ हमारा हेल स्टॉर्म्स, ओलावृष्टि का संभावना रहेगा, जो इस समय खेती बाड़ी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होगा। इसके लिए हमारा अलर्ट लेवल भी जितना पास आएंगे, हम वार्निंग लेवल भी बढ़ाएंगे 27 तारीख के लिए। मगर ये ओलावृष्टि पूरा आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, नॉर्थ राजस्थान और नॉर्थ मध्य प्रदेश में रहने की संभावना है 27 तारीख को। अगर फॉग का बात करें तो जैसे पश्चिम विक्षोभ आज होके कल से निकल जाएगा, मॉइस्चर रहने के कारण 2 से 3 दिन तक, अगला पश्चिम विक्षोभ आने तक हमारा 2 से 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन सभी राज्यों में हमारा 2 से 3 डिग्री फॉग कंडीशंस रहने की संभावना रहेगा। चलिए, गुड मॉर्निंग इंडिया में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी रूपाली को दीजिए इजाजत, और आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।